स्टार्ट करनी है। तो बैटरी एक सेल क्या होता है ये हमने कैपेसिटर में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये सारी बातें पिछली क्लास में करी थी। इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज और करंट का रिलेशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ और रिलेशन I इक्वल टू NeAVD। इतनी बातें, करंट डेंसिटी, इतनी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली थी। तो अगली बात है कि किसी कंडक्टर को, ये कंडक्टर कह लो या रजिस्टर कह लो, हर कंडक्टर एक रजिस्टर ही है। किसी का रेजिस्टेंस कम होता है, किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अगर इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लगाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जैसे जैसे वोल्टेज बदलेगा वैसे वैसे इसके थ्रू करंट चेंज होगा। तो खैर इसको मैं रजिस्टर या कंडक्टर कह रहा हूं। बगल में ये वायर है जो, ये रिलेटिवली बहुत लो रेजिस्टेंस वाला वायर है ना, ये बहुत लो रेजिस्टेंस वायर है। तो अगर दो वायर हैं जिसमें एक बहुत लो रेजिस्टेंस है और एक हाई रेजिस्टेंस है, तो बस हाई रेजिस्टेंस ही करंट तय करेगा, लो रेजिस्टेंस कभी करंट तय नहीं करता। ये कुछ ऐसी बात है कि अगर एक हाईवे के बीच में एक पतली गली है, तो ट्रैफिक कौन तय करेगा, हाईवे या पतली गली? पतली गली। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो तंग गली जहां से करंट का फ्लो करना मुश्किल है। हालांकि मैंने तंग गली को थोड़ा चौड़ा करके दिखाया है, तो तुम्हें यह ना लगे कि अरे ये सर तो हाईवे है। हाईवे ये पतला वाला वायर है और ये तंग गली है, उसी को हम रिलेटिवली रजिस्टर बोलेंगे, है ना। यानी वायर्स, बैटरी से करंट इस वायर से इजीली मूव कर सकता है, इससे इजीली मूव कर सकता है, लेकिन ये वाला वायर वीक कड़ी है। यानी अगर पूरे हाईवे में एक छोटी पतली गली होगी तो वहां हमेशा ट्रैफिक जाम बना रहेगा, तो इसीलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, रजिस्टर। तो ओम नाम के साइंटिस्ट ने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में रिलेशन लाने की कोशिश की। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस रजिस्टर के अक्रॉस सप्लाई करने वाला वोल्टेज और करंट में रिलेशन देखते हैं, तो वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल आता है। और गिवन वायर के लिए, गिवन लेंथ एंड एरिया ऑफ वायर के लिए V इज इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कराया, ठीक है। तो ये R इस कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंडेंट है। यानी R किस पे डिपेंड कर सकता है, मटेरियल, है ना, शेप, साइज, ठीक है। R इस पे डिपेंडेंट चीज है, इसी का नाम हमने क्या रखा है, रेजिस्टेंस। R यहां पे क्या है, रेजिस्टेंस। तो इस टर्म को अगर हम फील करना चाहें कि ये टर्म R रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, तो हम R का फॉर्मूला जरा महसूस करें। फॉर द सेम वोल्टेज करंट जितना कम होगा, फॉर द सेम वोल्टेज I जितना कम होगा, मैं कहूंगा रुकावट उतनी ज्यादा है। R रुकावट को डिनोट करता है। तो फॉर द सेम वोल्टेज जिसमें, जिस कंडक्टर में I कम है उसका R, या ऐसे समझ लो, फॉर द सेम करंट अचीव करने के लिए, टू अचीव द सेम करंट, सेम करंट अचीव करने के लिए जिसमें ज्यादा V लगाना पड़ जाए, समझ लो उसका R भी ज्यादा है ना। टू अचीव द सेम करंट जिसमें हमें ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ जाए, इसका मतलब उसकी रुकावट ज्यादा है। तो R को हम ऐसे महसूस कर सकते हैं, R इक्वल टू क्या, V बाई। इन तीनों टर्म में कौन डायनेमिक टर्म है, कौन फिक्स टर्म है, तो V बदलेगा तो I बदलेगा, R फिक्स टर्म है ना। अगर मैं V और I में ग्राफ ड्रॉ करूंगा, V वर्सेस I ग्राफ फैशन में चल रहा है, तो वो कैसा बनता है, वो ग्राफ एक लाइन ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ओरिजिन से जाता हुआ, है ना। और अगर हम ये मेटेलिक कंडक्टर के लिए मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, ये जो ओम्स लॉ होता है ये किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर। यानी यार क्या
ऐसा ग्राफ या ऐसा रिलेशन हर तरह के कंडक्टर के लिए वैलिड नहीं होता है। सेमी कंडक्टर लगा दो तो उसमें भी ऐसा ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा। जिनमें ऐसा रिलेशन या ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है उन सर्किट को हम लोग बोलते हैं ओमिक सर्किट। हेलो, जी मैम। यस मैम। या नोट कर लिए। तो ये जितने भी सर्किट इस ग्राफ को फॉलो करेंगे या इस रिलेशन को फॉलो करेंगे, है ना, तो वो मटेरियल को हम ओमिक मटेरियल बोल सकते हैं। और ऐसे सर्किट को जिसमें वी आई रिलेशन ऐसा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक सर्किट, है ना। ऐसा सर्किट that follow Ohm's law, circuit that follow Ohm law called ohmic circuit। और हम लोग एक्चुअली अभी फिलहाल इस टॉपिक में जो भी डिस्कशन करेंगे सब कुछ ओम लॉ के हिसाब से करेंगे। नॉन ओमिक सर्किट में फिर भी अगर कहीं कोई पूछे तो नॉन ओमिक में क्या होगा, जितने भी सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं, हम लोगों ने जब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ा था तो क्या कोई भी ग्राफ लाइन नहीं आता था, वीआई का कोई भी ग्राफ लाइन नहीं आता, तो वो सब क्या है, नॉन ओमिक सर्किट। हम लोग फिलहाल ओम्स लॉ के हिसाब से ही सारी बातें करने वाले हैं। तो अगर ओम्स लॉ को अभी मैंने वी और आई में दिखाया है। ओम्स लॉ दो तरीके से दिखाया जाता है, एक वोल्टेज और करंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी में। ये जो मैंने है गिवन लेंथ और वायर के लिए ये डिस्कशन किया है। और अब हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ एक और तरीके से देखने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक। ये क्या था फिर, ये मैक्रोस्कोपिक था। मतलब हमने एक वायर देखा, वोल्टेज देखा, उस बैटरी का वोल्टेज देखा और करंट ऑब्जर्व किया, ये मैक्रोस्कोपिक डिस्कशन है। अब हम कह रहे हैं कि वायर के अंदर हम अगर वायर के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है, ये वायर कैसा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ज्यादा होती है, ऐसा देखा जाता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है उसी रीजन में करंट डेंसिटी भी ज्यादा होती है। यानी अब हम गिवन वायर
और एरिया के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम विद इन द वायर, हमें पता ही नहीं कितना एरिया कितना लेंथ है, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन हमेशा ट्रू है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E ज्यादा होगा वहीं पर J ज्यादा होगा। तो E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और J क्या होता था, करंट डेंसिटी। अभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात कर रहे हैं, विद इन द मटेरियल, विद इन द वायर, वायर के अंदर जिस रीजन पे E ज्यादा होगा उसी रीजन में, यानी एक ही वायर में हम जगह जगह अगर हम ऑब्जर्व करें तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहीं करंट डेंसिटी ज्यादा होगा। इक्वालिटी लाने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, रो। रो का नाम हमने क्या रखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका और एक नाम है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज एंड शेप। यानी ऐसा देखा जाता है कि हमें इसका आउटर शेप साइज पता हो चाहे ना पता हो, हर बार ई जे के प्रोपोर्शनल होता है, वो रिलेशन हमेशा एक जैसा आता है ना। यानी हम लो साइज पे भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दें तो भी जे वही आएगा, इसका मतलब उसका साइज और शेप से, यानी वायर को हम बदल भी दे तो भी हमें ये रिलेशन मिलता है, जब तक मटेरियल ना बदले तब तक ई जे का ये रिलेशन होल्ड करता है। इसका मतलब ये साइज और शेप पे डिपेंडेंट चीज नहीं है, ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे। अच्छा, हर चीज लगभग दुनिया में हर क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ तो बदलती ही है, ऑब्वियसली यार हम बात करेंगे, है ना। रो और आर बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अभी हम इसके टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे, ठीक है। तो यार एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, दोनों ही ओम्स लॉ ही कहलाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है और ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक। हम चाहें तो इस रिलेशन से उस रिलेशन को शो भी कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं एक कंडक्टर है L लेंथ का, मैंने उसमें V का वोल्टेज क्रिएट किया है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डिफरेंस कैसे रिलेटेड होता है। अगर इस वायर के अंदर मैंने E की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी है तो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिलेटेड है, V बराबर E इंटू डी होता है कि नहीं। तो जहां E आया है मैं उसको क्या लिख सकता हूं, V बाई L लिख सकता हूं। अच्छा, J बराबर क्या होता है, I बाई A, तो V बराबर देखो क्या आएगा, रो L बाई A इंटू आई। क्या V बराबर I इंटू समथिंग आ गया कि नहीं, तो वो समथिंग क्या होगा, R होगा। तो हेयर R का फॉर्मूला हमें क्या बन गया, रो L बाई A। अच्छा, ये R का फॉर्मूला हमें नजर भी आ रहा है कि अगर रो मटेरियल पे डिपेंड करता है तो R मटेरियल लेंथ और एरिया यानी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है। अब कोई कहने को तो ये भी कह सकता है सर हम रो का फॉर्मूला बनाए तो वो आर ए बाई एल आ जाएगा, तो क्या रो आर ए और एल पे डिपेंड करता है। ये इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी अगर हमें नहीं पता है तो हम कभी फॉर्मूला देख के थोड़ी बता सकते कौन किस पे डिपेंड करता है, कौन चीज फिक्स रहती है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, नहीं तो आर एल ए और रो तीनों पे डिपेंड करता है, रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो फॉर्मूले को इस लुक में लिखना ज्यादा लॉजिकल है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि रो आर और एल पे डिपेंड नहीं करता है, आर और ए पे डिपेंड, सॉरी रो एल और ए पे डिपेंड नहीं करता है। रो एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। दो नाम और हैं, हम लोग ने रेजिस्टेंस को रुकावट से रिलेट करने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी भी उसी चीज को डिनोट करती है ना। जितना ज्यादा रो होगा जे लाना उतना ही मुश्किल होगा। तुम अगर रो का फॉर्मूला बनाओगे तो क्या आएगा, E बाई जे। तो यार जे जितना कम होगा फॉर गिवन फील्ड रो उतना, तो ये भी रुकावट को ही डिनोट कर रहा है। जैसे आर, बस थोड़ा सा अंतर है, आर मटेरियल पे और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, रो स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करता है। दो नाम और आने वाले हैं, एक नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसका सिंबल बदल बदल के लिखता है, कई जगह जी लिखा होता है, 1/r को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और एक नाम है कंडक्टिविटी।
तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का इनवर्स है, यानी जहां रुकावट ज्यादा वहां कंडक्टेंस कम। और कंडक्टिविटी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है वो किसका, रो का इनवर्स है। तो इसकी यूनिट ओम इनवर्स, या कहीं कहीं MHO ऐसे लिखा होता है, ये उल्टा लिख दिया जाता है ना। रो की यूनिट हम इसी की मदद से निकाल सकते हैं। देखो यार, रो की यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं, रो RA/L बनेगा, RA/L, तो वो ओम मीटर बन जाएगा। रो की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ओम मीटर। कंडक्टिविटी की क्या बन जाएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, तो R का उल्टा G है और रो का उल्टा कंडक्टिविटी है। एक रिलेशन मैंने बताया था, मोबिलिटी, याद है, मोबिलिटी म्यू कैसे डिफाइन किया था, V/E फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस कंडक्टर में ज्यादा स्पीड अचीव हो जाए उसको क्या बोलेंगे, उसकी मोबिलिटी ज्यादा है। ये सेमीकंडक्टर वाले टॉपिक में मैंने पहली बार बताया था। फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैं बात कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो करंट आता है, करंट डेंसिटी डेवलप होती है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो इलेक्ट्रॉन में स्पीड आती होगी, तो स्पीड से करंट बनता होगा और करंट से करंट डेंसिटी। तो उन चीजों को बाईपास करके एक नया नाम बनाया गया है, मोबिलिटी। मोबिलिटी की फीलिंग क्या है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मूव करना कितना इजी है। फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें स्पीड ज्यादा होगी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। बात क्लियर है, ये मोबिलिटी है, म्यू से डिनोट करते हैं। अभी मोबिलिटी आया है तो हम लोग एक रिलेशन बनाने वाले हैं। E बराबर क्या हमने पढ़ा है, रो जे। ठीक है, रो को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/सिग्मा। हम लोगों ने J का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I/A, और I होता है NEAVD, पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, मैं यहां पर एरिया से एरिया काट सकता हूं। सिग्मा का फॉर्मूला बना रहा हूं, सिग्मा इज व्हाट, कंडक्टिविटी। क्या बनेगा, NEVD/E। तो सिग्मा बराबर क्या आ गया, NE म्यू। क्या ये फॉर्मूला हम लोगों ने सेमीकंडक्टर में भी पढ़ा था, याद रखना है, NE म्यू। वहां हमने दो बातें करी थी, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है तो सिग्मा E NE E इंटू म्यू ई, और फिर हम लिखते थे सिग्मा H होल की वजह से क्या लिखते थे, NHE इंटू, यहां N क्या है सबको पता है ना, N नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। वैसे तो यहां चार्ज कैरियर एक ही है, कौन है, इलेक्ट्रॉन, बट वहां चार्ज कैरियर क्या होते थे। तो मैंने कंडक्टिविटी को दो तरीके से लिखा था, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल के लिए। ये मैं इसलिए बात करूं, सिलेबस में साफ साफ ये मोबिलिटी शब्द इसी टॉपिक में लिखा है, तो मैं भी जब एक शब्द लिखा हो किसी को लेके तो वो चर्चा उस टॉपिक में करना जरूरी है। एक शब्द का मतलब होता है कि एक पूरा टॉपिक, और इतना सा टॉपिक है ये। कलर कोडिंग पहले लिखा रहता था, अभी नहीं लिखा है। कलर कोडिंग हम लोग स्किप कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन दिए हैं। शीट तो शीट तो इतनी जल्दी जल्दी मॉडिफाई नहीं होती ना, जितनी जल्दी नीट बदलता है। हाँ हट गया है।
नोट कर लिया भाई लोग। तो अभी यार वैसे तो ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है, लेकिन अभी क्या इसको हम कितने तरह से जोड़ सकते हैं, सोच के देखो यार। अगर मैं तुमसे रो का फॉर्मूला पूछूं तो क्या बन जाएगा भाई, 1 बाई कंडक्टिविटी तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एन ई म्यू, नहीं बन जाएगा। कोई पूछे आर का फॉर्मूला बताओ, तो आर क्या होता था, रो एल बाई ए, तो रो की जगह क्या लिखोगे, एन ई म्यू ए, तो आर का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो वैसे तो एक ही फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, और कड़ियां जोड़ने को हो जाए तो इससे भी जोड़ी जा सकती हैं। जोड़ लेंगे कि नहीं, ठीक है, नोट कर लेतना। तो ओम ने जब अपना नियम दिया था उस समय शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि अंदर का कारण क्या है, लेकिन अब पहली बार हम इसको लॉ भी बोल रहे हैं और हमारे पास उसका प्रूफ भी है। वैसे जब भी लॉ होता है तो उसका मतलब होता है कि उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। तो ओम्स लॉ पहली चीज है जो मैं देख रहा हूं जिसमें लॉ का प्रूफ है। प्रूफ क्या है, मैं कोई प्रूफ नहीं बताने वाला हूं, प्रूफ करने के बाद जो फॉर्मूला आता है वो मैं बताने वाला हूं। आर का फॉर्मूला आता है आफ्टर प्रूविंग ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ओके, ml अपॉन एनी स्क्वायर टाउ ए, ये आर का फॉर्मूला आता है। इसमें थोड़ा सा मतभेद है, कुछ लोग 2 ml लिखते हैं, कुछ लोग ml लिखते हैं। तो जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये लिखा है, इसलिए एनसीईआरटी वाला हम लोग सही मानेंगे। यहां m क्या है, मास ऑफ, बोलो क्या हो सकता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। n पहले से बता चुके हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है सबको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन एरिया। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। अब यार आर का लुक देख के हमें समझ में आ रहा है कि यार आर एक्चुअली लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। हमने थोड़ा देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर क्या, रो एल बाई ए। इससे क्या पता चला, रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाँ, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। तो यार देखो रो का फॉर्मूला हाईलाइट कर लो, रो का, आर रहने देते हैं क्योंकि रो का पता है तो आर तो हमें याद रहता ही है। रो के साथ एल बाई ए, कम से कम दो चीजों से छुटकारा मिलेगा, हमें कम याद रखना पड़ेगा, क्या, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, याद रहेगा। तो अब एक बात समझ में आना चाहिए कि जिन बातों पे रो डिपेंड करता है, जिन बातों पे,
आर उन बातों पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन आर का डिपेंडेंस एल और ए के साथ एक्स्ट्रा है नहीं। अच्छा, रो का डिपेंडेंस देखो किन चीजों से है, एम दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई नहीं बदल सकता, ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो रिलेटिव फ्रेम में भी नहीं बदलता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हर मटेरियल का अपना अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, किसी में थोड़ा कम किसी में थोड़ा, लेकिन मटेरियल नहीं बदलेंगे तो एन। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, हर मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम भी फिक्स होता है, टाउ भी किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। तो यार टाउ और एन ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। एन ई ये तो मटेरियल तो छोड़ो, ये तो मतलब बेसिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन की है, वो कहीं भी होगा तो इतना ही होगा। क्या जनता समझ पा रही है यार क्या रिलेशन है और कैसे है। तो अभी मुझे समझ आ रहा है कि अगर हम रो बदलना चाहते हैं तो रो किन के कारण से बदल सकता है, किस किस कारण से। अरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बदल नहीं सकते, जब तो मटेरियल नहीं बदलेंगे तो एन टाउ नहीं बदल सकते गिवन टेम्परेचर पे। अगर हम टेम्परेचर बदल दें तो क्या चीजें बदलती होंगी, अंदाजा लगाओ जरा। क्या ई और एम तो हम टेम्परेचर से भी नहीं बदल सकते, क्या बदलता होगा, एन और टाउ। ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने फ्री होंगे, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल को फोटोनिक एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी डेवलप करती है। तो दो ही चीजें बची है, एन और टाउ। तो हमें थोड़ा थोड़ा फीलिंग तो सबको होगी कि यार बताओ अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी मटेरियल का, है ना, तो एन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। बताओ जरा। अभी मैं ये डिस्कशन दो के लिए करने वाला हूं, मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा किसके लिए, सेमीकंडक्टर। मैं दोनों के लिए डिस्कशन कर रहा हूं और दोनों के डिस्कशन एक जैसे नहीं, इसीलिए मैं अलग अलग बता रहा हूं। पहले तो मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन पे क्या फर्क पड़ना चाहिए, एन। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एन क्या लगता है, चलो कितने लोगों को लगता है एन बढ़ेगा, हाथ उठाए। कितने लोगों को लगता है एन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कितने लोगों को लगता है एन घटेगा, कितने लोगों को लगता है एन बढ़ेगा। तुम लोगों को कुछ लगता क्यों नहीं, क्या लग रहा है, शायद बढ़ेगा, क्या लगता है लॉजिक। अरे भाई फोटोनिक एनर्जी ज्यादा होगी तो उसको एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो एन बढ़ता ही है। लेकिन अब एक बात है कि कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छूटे पड़े हैं, 60% इलेक्ट्रॉन उसने ऑलरेडी छोड़ रखे हैं, तो एन बढ़ने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। मान लिया यार कंडक्टर में एन पहले एन था और बढ़ के नया एन 1.1 एन हो गया, मतलब लगभग 110% हो गया। क्या सेमीकंडक्टर में हजारों में एक इलेक्ट्रॉन, 8-10 हजार में से कोई एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फोटोनिक एनर्जी की अवेलेबिलिटी करेंगे, तो वहां हो सकता है कि 10,000 में से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, हो सकता है 10,000 में से 100 इलेक्ट्रॉन। तो कहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, बात में रहा, सेमीकंडक्टर में इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएं। पता चले पहले एन एन था और फिर वो कुछ 1000 गुना एन हो गया, तो एन बढ़ेगा तो दोनों में, लेकिन फर्क ज्यादा किसको पड़ेगा, सेमीकंडक्टर पे। अब टाउ की बात करते हैं। क्या लगता है तुम्हें रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम मतलब एटम की टक्कर। अच्छा, एटम की टक्कर होती क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ह्यूज रैंडम मोशन होता है और उसी रैंडम मोशन की वजह से टक्कर होती है। अब वो रैंडम मोशन क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रैंडम मोशन बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो उनकी टक्कर जल्दी जल्दी होगी, और जल्दी जल्दी होगी तो टाउ कम होगा। अब टाउ कम होगा तो दोनों में कम होगा, एटम उसमें भी है एटम इसमें भी है, तो टाउ के फर्क को हम ऐसे मान लेते हैं कि कुछ पहले टाउ था अभी 0.8 टाउ हो गया, पहले टाउ था उसमें 0.8 टाउ हो गया। एग्जैक्ट डेटा नहीं मेरे पास, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं कि क्या होता होगा। बताओ। अच्छा, पहले इनका प्रोडक्ट क्या, इस रो के फॉर्मूले में
एन टाउ और ई स्क्वायर है, जिसमें ये नहीं बदल सकते और एन टाउ बदल सकता है। तो यार पहले ये एन टाउ था, अब ये कितना हो गया 0.88 एन टाउ, नहीं हो गया? तो ओवरऑल एन टाउ बढ़ गया या घट गया? घट गया। चलो यहां बताओ, पहले ये एन टाउ था, अभी कितना हो गया? क्या लगता है? एन टाउ। तो अब यहीं से समझ में आ रही बात, ये बहुत नेचुरल तरीके से समझा जा सकता है कि यार किसमें आर बढ़ेगा और किसमें आर, यानी यार टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एन इंक्रीज करता है, लेकिन एक में बहुत कम करता है और एक में बहुत ज्यादा करता है। तो अगर मैं कहूं इसमें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होता है? बोलो। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। और यहां बताओ, टेम्परेचर आर डिक्रीजेस। क्या नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? नीचे वाली चीज अगर घटी है, नीचे वाली चीज अगर बहुत बड़ी है तो आर कम होगा, यानी दोनों के लिए बिहेवियर अलग अलग है। कंडक्टर का आर बुरा आर हो जाता है। क्या आर बढ़ना फेवरेबल चीज है? क्या आर बढ़ना रुकावट पैदा करना है? तो कंडक्टर अच्छा कंडक्टर हो जाता है बुरा, यानी टेम्परेचर बढ़ाना किसी के लिए फायदेमंद है और किसी के लिए, किसके लिए फायदेमंद है? सेमीकंडक्टर के लिए। और कंडक्टर के लिए, यानी सबके लिए पैसा बढ़ जाना फायदेमंद नहीं होता है। गरीब के लिए ठीक है, अब अमीर और अमीर क्या होगा? इंगेज होगा, बीमार होगा, हाँ परेशान होगा, तो क्या फायदा एलन ज्वाइन करके? अच्छा वहीं से फोन था। मैं सोच नहीं पा रहा हूं क्या क्या करना चाहिए, इसीलिए जरूरत भर के पैसे से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आदमी क्यों भागता है? आराम देने के लिए बुला रहे हैं वो, ऐसा काम लेंगे ना। अभी कुछ पता नहीं, 9 घंटे की ड्यूटी होती है सब जगह। हाँ वैसे तो 8 घंटे बोला जाता है सरकारी दस्तावेज में, तो सरकारी में ही होता है 8 घंटे बस, और कहीं नहीं 8 घंटे। प्राइवेट में तो 9 घंटे, और अगर लग जाए क्लास तो 10 भी ले सकते हैं। पीडब्ल्यू में लोग बता रहे 10-10 घंटे की क्लास लगती है। हाँ बच्चे पढ़ाने के लिए तो, हाँ नहीं बच्चे 10 घंटे थोड़ी पढ़ते हैं। तो पिछले साल जो पढ़े हैं तो उन लोगों को पता नहीं, बोल रहे थे हम लोग को 8 महीने ही मिला, 4 महीने ही मिला, मतलब ऐसे भी बोल रहे थे कि हम लोग का बैच बाद में स्टार्ट हुआ। हाँ कहते कि हम लोग की सुबह भी 9 से 3:30 तक क्लास रहती थी, फिर शाम को 5 बजे से 7 तक क्लास रहती थी। टीचर्स की नहीं बच्चों की भी, हाँ क्लास रहती थी। हाँ बच्चों को भी ऐसे ही। कहते बीच में 1 घंटा मिलता था कि हॉस्टल जाकर खाना खाया थे, तो बस। तो टीचर की तो वॉट लग जाती है इस चक्कर में। अब यहाँ पे आया है ना एलन, तो बहुत सारे फैकल्टी की रिक्वायरमेंट पड़ी है उनको। हाँ अनअकैडमी से खरीद ली। सुना है तुमने? क्या एलन अनअकैडमी से खरीद रही है फैकल्टी? 70 करोड़ दे रहे थे। क्या? सर अनअकैडमी जो कोटा में है, हाँ वहां से बहुत सारे टीचर यहाँ आए। हाँ तो फिर ये झूठ बात है, 70 करोड़ तो हो ही नहीं सकता है। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी पूरे इंडिया में जो टीचर है उनको अगर हायर किया गया है तो इतनी सैलरी आज तक किसी ने नहीं दी होगी, आज तक किसी ने दी होगी। नहीं तो वो अपना बिजनेस बना चुका था, जिस समय उसको ऑफर हुई थी वो खुद ही इतनी वर्थ का आदमी बन चुका था। 200 करोड़ उसको ऑफर हुआ था, ऐसा बताते लोग। बहुत बहुत मिलता है, मतलब वो बता रहे थे एलएन जितने भी अनअकैडमी के बच्चे दोस्त लोग पहले पुराने स्कूल में पढ़ते थे, हाँ बता रहे थे हमारे टीचर खुद आके क्लास में बताएं कितने कितने मतलब पैसे उन लोगों को मिले हैं। किसी को बोल रहे थे कि मतलब ये 70 लाख होगा बेटा, मतलब ये इतना तो मेरे को भी पता चलता, मतलब मैं भी 17 साल से इसी फील्ड में हूँ।
1 करोड़ 2 करोड़ तो होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ होता है, 70 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। कोई आईपीएल की नीलामी थोड़ी हो रही है। 1 करोड़ तक तो होता है, वो तब होता है जब कोई सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। हाँ, बात नहीं करते, सोचते हैं एलन है तो कुछ भी दे देगा, तो टीचर अपना बोल देते हैं कि ये वो। ये तब होता है जैसे किसी कोचिंग में बहुत सारे बच्चे हैं, एलन तब करता है ऐसा। जैसे जयपुर में कोई कोचिंग थी, शायद फिटजी के साथ हुआ था। एलन जब जयपुर में ओपनिंग किया तो फिटजी के सारे फैकल्टी को ले लिया और सबको 1-1 करोड़ बांट दिया था स्टार्टिंग। बाद में वो सब सैलरी कम कर देते, और जो वहां का हेड था उसको भी ले लिया, उसको करीब 4-5 करोड़ दिया था सैलरी 1 साल की। पूरा अगले साल पूरा फिटजी का बच्चा एलन में आ गया, एलन चल पड़ा। अभी आज की डेट पे एलन जयपुर में लीड करता है, फिटजी पीछे हो गया, है ना। लखनऊ में ग्रेविटी ने जब किया था तब भी ऐसे ही किया था, फिटजी के फैकल्टी को हायर किया था तो बहुत सारे लोगों को तोड़ लिया था, लेकिन इतना नहीं दिया था, चाहे वो भी इतना ही रहे थे। अब समय बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो रहा है। ये इन लोगों ने टॉप लेवल पे आपस में डील कर ली है। पीडब्ल्यू और एलन की डील क्या है कि आप मेरे फैकल्टी इस तरह से कभी नहीं लेंगे और पीडब्ल्यू एलन का कभी नहीं लेगा। एक दूसरे का फिटजी और आकाश वालों का कर सकते हैं, उनकी आपस की डील है। नुकसान क्या होता है, उनका फैकल्टी का फायदा हो जाता है, तो इन लोगों ने आपस में डील कर ली, फैकल्टी का फायदा नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया भाई लोग? 1-8 करोड़ दे तो मैं भी चला जाऊंगा। इतना नहीं देते हैं, समस्या तो यही है। ये तब देते हैं जब उनको ये होता है कि इसको करने से पूरा पूरा बच्चा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर किसी के अप्रोच में मान लिया 2000 बच्चा है तो पूरे पूरे फैकल्टी सेट को ले लेते हैं, उससे क्या उनका बिजनेस एकदम टर्न हो जाता है, वो एक अलग चीज है। हाँ, किसके साथ? तो इम्पल्स के पास कहां बच्चे थे? अन अकेडमी नहीं थे, उसमें थे, मेरे ख्याल 100 के आसपास रहे होंगे। यहाँ और बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, उनको इसीलिए लिया गया था ऑब्वियसली 100 बच्चों के चक्कर में। गंगवार क्लासेस लिया गया था, गंगवार क्लासेस, वही अन अकेडमी ने, एक गंगवार क्लासेस है, उनके पास 500-600 बच्चे रहते थे, तो वो गंगवार को दिया था 1-2 करोड़। तो ऐसे मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलेगा। अब मेरे को कौन देगा? मैं कहूंगा मेरे पास 40 बच्चे हैं सब मिला के, तो कहेंगे ठीक है आइए आप 20 लाख देते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं आना। हाँ नहीं भाई, ईयरली बात चल रही है अभी, तुम लोग मंथली 20 लाख देके आ जाऊंगा मैं, बताओ। मैं पूछूंगा कहाँ आना है ये बताओ बस। वो अगर काली पहाड़ी के पीछे भी बुलाया तो मैं चला जाऊंगा, जान जोखिम लेके चला जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर टीचर से बहुत ज्यादा कमाते हैं, अपॉर्चुनिटी डॉक्टर के पास ज्यादा है। सब डॉक्टर ही बन रहे हैं। कौन बन रहा है सब अपने अपना। कौन सा सब्जेक्ट चुनोगी? फिजिक्स ना चुन रही हो तो मैं गाइड करूं। फिजिक्स चुन भी सकती हूँ, मेरा एक स्टूडेंट टीचर बना है, पता है, मेरे से पढ़ा था वो, फिर पहले आकाश ज्वाइन किया, फिर फिटजी ज्वाइन किया, पढ़ चुका, मतलब मुझे लगता है मेरे से बहुत ज्यादा कमा रहा है इस समय वो। हमारे सर भी एक थे, तो बोले थे एआईपीएमटी का पेपर दिए थे 3 बार, उनसे नहीं निकला तो वो टीचर बन गए। किस सब्जेक्ट के बन गए? बायो, हाँ बायो के ही बनते हैं, जितने भी नीट में ऐसे। दोस्तों को मतलब डॉक्टर बनते हुए देखी तो बुरा नहीं लगा, सर बोले कि पहले बुरा लगा लेकिन मैं उनसे ज्यादा कमाता हूँ तो अब नहीं लगा। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो टीचर अच्छे बन गए लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर बहुत अच्छे नहीं बने। आई एम वन ऑफ देम। तो हम लोगों ने क्या क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, पहले तो आई डिफाइन किया था, Q इक्वल टू आई टी। कब? जब आई कांस्टेंट हो, और अगर आई वेरिएबल हो तो इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। लिमिट लगाना होगी जहां से जहां तक
इंटीग्रेट करना है। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, एक टर्म डिफाइन किया ड्रिफ्ट स्पीड और एक फॉर्मूला रिलेट किया I इक्वल टू NEABD। तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन किया करंट डेंसिटी, है ना, I बाई A क्रॉस, है ना, ऐसे डिफाइन किया था, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्रॉस मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर हम लोग ने जनरल एरिया के लिए I का फॉर्मूला बनाया क्या, J cos थीटा, यानी किसी वायर में अगर जनरल एरिया दिया है और करंट डेंसिटी के साथ उसका एंगल दिया है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर्मूला क्या है, अगर यही वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो, और अगर इसी इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहे तो dA cos थीटा, मोस्ट जनरल फॉर्मूला J डॉट dA। तीसरा फॉर्मूला ये पढ़ा हम लोगों ने। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा R इक्वल टू रो एल बाई ए, वेयर रो का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव करके लाया m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, ठीक है। और कोई फॉर्मूला बचा, हाँ, सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, मोबिलिटी वाला फॉर्मूला, ये एक पढ़ा है। खैर, और क्या, V इक्वल टू आई आर, ठीक, ओम्स लॉ। तो इन सारे फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। रजिस्टर इज मेड ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड रेडियस 1 mm, जहां ना दिखे तो पूछ सकते हैं। लेंथ 2 मीटर है, रेडियस 1 mm, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी 60 है और मोलर मास ऑफ द मटेरियल 60 है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया ऐसे वायर के अक्रॉस, ऐसे कंडक्टर के अक्रॉस 12 वोल्ट का बैटरी लगाया गया है ना, जिसकी रजिस्टिविटी, एक चीज ध्यान रखें, ये डेंसिटी है तो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है। मैं डेंसिटी को डी लिख देता हूं क्योंकि इस टॉपिक में रो किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया है। रो क्या है यहां पर, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी अलग दिया है 4 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर, ओम, ये ओम का सिंबल है, ओम मीटर। तो एक एक करके सारे आंसर देना है जो दिए हैं, पहले ट्राई करें, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मदद करूंगा। एरिया नहीं दिया है क्या, रेडियस दिया है, अंदाजा लगाओ, एक वायर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है तो उसका एरिया क्या होगा, माय गॉड, एक वायर ऐसा होता है सिलिंड्रिकल, तो बताओ इसका एरिया क्या हो जब रेडियस दिया है 1 mm, बताओ। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या सर्किल नहीं होगा, ये डिस्क नुमा नहीं है, और उसका एरिया क्या होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। कितने लोग आ गया है, नहीं, वैल्यू कितने लोगों ने रख दी है,
कम से कम वैल्यू रखा हुआ तो दिखाओ, तो मुझे पता चले कि हाँ तुम लोग कोई गलती नहीं करोगे। रो एल बाई ए, हाँ थोड़ी सी गलती है, रो एल बाई ए। कम से कम वैल्यू रखने की आदत तो बनाओ कि गलत ना रखी जाए। अगर हमने उस तरह के न्यूमेरिकल कभी नहीं किए हैं तो गलती होगी। रो है 4 इंटू 10 की पावर -7, लेंथ है 2 मीटर, सही यूनिट में दिया है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन क्या आर सही यूनिट में दिया है? नहीं ना, तो ये आएगा। आंसर मैं बता देता हूं, 2.54 इंटू 10 की पावर -1, 2.54 इंटू 10 की पावर -1। मैं इसको लिख देता हूं 0.254, 4 ड्रॉप कर देते हैं तो ये कितना आ गया? 0.25 ओम। ये यूनिट का ध्यान रखें भाई लोग, क्योंकि अक्सर हम लोग ये गलती करते ही हैं, ये गलती नहीं होना चाहिए। हमेशा सही यूनिट में चीजों को डालना है। आगे बढ़ें, आर मैंने ला दिया है और ये लेने में डेटा आगे का बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है, करंट थ्रू द वायर आई बराबर क्या? V बाई आर। V है 12 वोल्ट, 0.25, तो कितना आ रहा है? 48 एम्पियर। कितने लोग का हो गया? अगला क्वेश्चन, करंट डेंसिटी J बताना है। कितने लोग का हो गया? J। J इक्वल टू क्या? I बाई A। क्रॉस सेक्शन एरिया ही दिया है 48 बाई दिस। सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है लगभग, ये देख ले जरा, J इक्वल टू I बाई एरिया। नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये अगर किसी ने मूल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो शायद सोच पाए। क्वेश्चन में कहा गया 50% ऑफ द एटम आर गिविंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, फाइंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये मटेरियल है 60 मोलर मास का, और कहा गया है कि अगर 50% एटम फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? कैसे करेंगे? थोड़ी मैं हेल्प करता हूं। पहले तुम्हें मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम लाना चाहिए, फिर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मोलर किसी एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, है ना। मोल्स आ गया तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और उसका 50% करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अरे भाई, जितने मॉलिक्यूल होंगे यानी जितने एटम होंगे, यहां पे
जितने एटम होंगे उनका 50% क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये कैसे आएगा, कितने एटम हैं। एटम से पहले हमें क्या पता चलना चाहिए, मोल्स कितने हैं। सोचो जरा, अभी सोचो, तो मोल्स के लिए तो मास चाहिए होता है, तो क्या मास दिया है, डेंसिटी मास ही तो है, किसका, यूनिट वॉल्यूम का। तो ये तो और अच्छी बात है, यूनिट वॉल्यूम का मास है तो यूनिट वॉल्यूम के मोल आएंगे, और यूनिट वॉल्यूम के मास से यूनिट मोल के वॉल्यूम आएंगे, मोल आएंगे। तो एवोगैड्रो नंबर से मॉलिक्यूल भी यूनिट वॉल्यूम के आएंगे। तो 50% कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन भी यूनिट वॉल्यूम के, और वैसे भी हमें इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ही तो चाहिए। डेंसिटी मास ही है, किसका, यूनिट वॉल्यूम का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आइडिया लगाएं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों को मास पता होता है तो मोल्स कैसे लिखते हैं, मोल्स पता होता है तो एटम्स कैसे लिखते हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल सेम माने जाएंगे, मोनोएटॉमिक माना जाएगा, कुछ नहीं पता तो। क्या जनता सोच पाएगी। मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो बता, मोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम वो होगा मास अपॉन एम, और वॉल्यूम भी डिवाइड में आ जाएगा। क्या मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो वो रो बाई एम हो गया, नहीं। और अब इसको लिखेंगे मोल्स पर यूनिट पर मीटर क्यूब। तो रो कितना दिया है, अच्छा ये मोल्स आ गए। अब बताओ, अच्छा एटम्स कैसे आएगा, एटम्स पर मीटर क्यूब ये कैसे आएगा, इनटू क्या कर देंगे, Na कर देंगे, चलो बाद में सॉल्व कर लेंगे। ये क्या आ गया, एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉन एटम से 50% है ना, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, इसको हम स्मॉल एन लिख सकते हैं। वो कितना आएगा, रो बाई एम Na, और उसके साथ 1/2 50%। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा था, अच्छा यही पूछा था, एन ही पूछा था। रो कितना दिया है, अच्छा सॉरी इसको डी लिखते हैं, डी लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। डी कितना दिया है, 60। मोलर मास कितना, ओके मैं बता दूं, ये 60 ग्राम में दिया है, मटेरियल इज, डेंसिटी ग्राम में दिया है ना, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द मटेरियल, हाँ मोलर मास ग्राम में है। डेंसिटी कितना दिया है ये लिखा नहीं है, डेंसिटी कितना दिया है, नहीं नहीं डेंसिटी इसमें हिडन है, दिख नहीं रहा है, पिछले वाले में दिख रहा था क्या, डेंसिटी इसमें दिया है, डेंसिटी कहीं दिया ही नहीं है, 60 किलोग्राम, ये तो मोलर मास है, ये तो मोलर मास दिया है 60 ग्राम, डेंसिटी डेंसिटी इसमें दिख नहीं रहा है, मैं डेंसिटी देख के बताता हूँ क्या है। डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो ऐसा है ना यार कि अगर डेंसिटी ग्राम में रख रहे हो तो मास भी किस में चल आएगा, लिखा जा सकता है ग्राम में, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आंसर भी किस में आएगा, पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये ध्यान रखना, अगर डी में 4 रख रहा हूं
और मोलर मास 60 रख रहा हूं, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, 6 ही ले लो यार, ठीक है। मोलर मास 60 इंटू हाफ, तो क्या ये जो आंसर आएगा ये आएगा इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखें, ये जो आंसर आया है इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब आया है, क्योंकि हमने डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब में रखी थी, तो आंसर भी पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब बताएं जरा, ये आंसर कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻22 लगभग 2 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मुझे पर मीटर क्यूब में चाहिए हो, तो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं, तब क्या करोगे? हाँ, डेंसिटी की यूनिट चेंज करें या फिर यहां पे बदलाव कर लें, यहां से नहीं बदल पाएंगे। क्या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1 बाई, तो सोचो नीचे 1 बाई सेंटीमीटर क्यूब है और उसको, अच्छा मुझे ऐसे फील करके बताओ, छोड़ो सब, पर सेंटीमीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी छोटी यूनिट में, तो पर मीटर क्यूब में ज्यादा होंगे या कम? ज्यादा होंगे। 1 सेंटीमीटर के क्यूबिकल कमरे में अगर इतने हैं तो 1 मीटर क्यूब में ज्यादा होंगे, और कितना फर्क पड़ेगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10⁻2 एक पावर होती, तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 100⁻3, मतलब कितना? 10⁻6 का फर्क पड़ेगा। और वो बढ़ाने वाला होगा कि घटाने वाला? बढ़ाने वाला। अरे भाई, पर सेंटीमीटर क्यूब यानी छोटा क्यूब, और पर मीटर क्यूब मतलब बड़ा क्यूब, तो उसमें ज्यादा ही होंगे। अगर फील ऐसे ना आए तो फील भी कर सकते हैं यार। तो n का आंसर पर मीटर क्यूब में होगा 2 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये लॉजिक समझ में आना चाहिए यार, वरना फिर यहां डेंसिटी शुरू से ही सही कर लेते। क्या ये डेंसिटी मैंने 4 दिखी थी? 4, इसको तुम चाहते तो पता है क्या लिख सकते थे? 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब थी, तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर का मतलब होता है 1/100 मीटर क्यूब, 1/100 मीटर का होल क्यूब। तो ये 100 ऊपर चला जाता, ये भी कर सकते थे। खैर, ये एक्चुअली इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट की चीजें हैं और हम कभी पढ़ी हैं, तो हो सकता है इसमें कभी ऐसी बातें कर ली जाए। तो अभी क्या हमें मोल निकालना आ गया? देखो, मोल आता तो मास से है, डेंसिटी भी मास ही होता है लेकिन यूनिट वॉल्यूम का, और वैसे भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम के निकालना है ना, तो इसलिए मास के बजाय हम डेंसिटी यूज कर रहे हैं। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास, ये हो गया मोल। फिर एवोगाड्रो नंबर हो गया एटम, 50% हो गया 50%, पूरी कहानी कनेक्ट कर लें। स्मॉल एन का आंसर आ गया भाई 2 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या लगाने वाले हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए? I इक्वल टू NEAVD। वीना, वीना किसी ने बजाया था कल, बताया था, बताएं जरा। I इक्वल टू क्या? NEAVD। तो VD का फॉर्मूला क्या है? I/NEA। तो I हम ला चुके हैं, कितना आया था? 48। N अभी अभी आया है, कितना? 2 इंटू 10⁻28। E कितना होता है हमेशा से पता है, और एरिया कितना? खैर सॉल्विंग करने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू रख दें, इतना ही बहुत है। VD का आंसर आ रहा है 4.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर मैं इसको mm पर सेकेंड में लिखूं तो पता है कितना है ये? 4.8 mm, 4.8 mm पर सेकेंड। ये आंसर है 4.8 mm पर सेकेंड। मैं क्या इससे क्या मैसेज देना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है ना, ड्रिफ्ट स्पीड, वो बहुत कम होती है। कितना? 4.8 mm पर सेकेंड, यानी ये कोई बहुत बड़ी स्पीड नहीं है। इलेक्ट्रॉन भीड़ में होते हैं
लेकिन उनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि थोड़ा सा हम लोग महसूस करें डेटा को भी। 4.8 mm पर सेंटीमीटर पर सेकंड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हमने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं तो डेटा पे क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रिफ्ट स्पीड किस ऑर्डर की होती है, तो हमें अंदाजा होना चाहिए कि वो किस ऑर्डर की है। वो mm यानी 10⁻³ मीटर के ऑर्डर की है। बात क्लियर है? ये रेयरली कभी होता है, बट पता हो तो अच्छा है। क्वेश्चन पूछा, एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पहुंचने में कितना समय लगेगा? अंदाजा लगाएं। अब हमें क्या लगाना है इसका तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने में क्या समय लगेगा? तो ये तो हम बचपन से जानते हैं, टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इलेक्ट्रॉन को कितना ट्रैवल करना है, जितना वायर की लंबाई है। किस स्पीड से ट्रैवल करना है? ड्रिफ्ट स्पीड से। तो बस यार टाइम निकल आएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। तो डिस्टेंस 2 मीटर है और स्पीड अभी अभी हम लेके आए हैं, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना सेकेंड। ये बहुत लंबा समय है, मिनट में बहुत ज्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यार इतने समय में कितना चार्ज फ्लो हो गया। अब क्या करने वाले हो यार? Q बराबर क्या, IT। I कितना था, 48 एम्पियर, और टाइम कितना आया है, जस्ट अ मिनट। उसने टाइम में पूछा ही नहीं है, 10 सेकेंड में पूछा है, तो कितना आ गया, 480 कूलम। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन 10 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। कैसे निकालोगे? क्या ये भी फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा है कि चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन को करस्पॉन्ड करता है? Q बराबर क्या, N, तो N बराबर क्या, Q/E। तो जितनी संभावनाएं हो सकती थी इस इतने फॉर्मूलों में और पुराने फॉर्मूलों, वो सारी संभावनाओं पे हमने क्वेश्चन कर लिया है। ये बंच में मैं इसलिए कराता हूं कि कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन असेंबल करना, लैंग्वेज असेंबल करने से अच्छा है कि हम हर तरह के न्यूमेरिकल पूरे कवर कर लें। लैंग्वेज थोड़ा बहुत बदल के भी आएगी तो भीड़ में से समझ जाओगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन खत्म कर लिया है। मुझे लगता है पहले सेक्शन के क्वेश्चन काफी सारे इन्हीं सब पे बेस्ड हैं। अभी कुछ और बातें हैं। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई है। कलर कोडिंग हटा देते हैं। कलर कोडिंग के क्वेश्चंस जो है मैं टिक करा दूंगा, वो नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, R इक्वल टू क्या, ρL/A। इसके एप्लीकेशन अभी हम लोगों को करना है, R इक्वल टू ρL/A। मैंने यहाँ एक ब्लॉक दिया है और इस ब्लॉक में बदल बदल के बैटरी दो सरफेसेस के बीच में लगाई जाएगी। ये एक ईंटे जैसा ब्लॉक है, जैसे ईंटा होता है। ये एंड A एंड है, ये एंड B एंड है। ऊपर मैंने C बोला है, नीचे D बोला है, बाहर E बोला है, अंदर F बोला है। क्या एक ब्रिक में, एक ब्लॉक में 6 सरफेसेस होती हैं और कोई भी दो सरफेसेस के बीच में हम बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं यहां क्लियर कर देना चाहता हूं यार, R इक्वल टू ρL/A वाले फॉर्मूले में L क्या होता है, लेंथ बाय विच इलेक्ट्रॉन ट्रैवल। एक इलेक्ट्रॉन कितना ट्रैवल करता है बिटवीन टू टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच में। L का मतलब होता है वो लेंथ जितना इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है। A क्या होता है, कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के इलेक्ट्रॉन ऑल टुगेदर मूव करेंगे। क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ विच इलेक्ट्रॉन आर मूविंग ऑल टुगेदर, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मैं A और B के अक्रॉस बैटरी लगाऊंगा, ये लंबाई 4A दे रखी है, ये A दे रखी है और ये 2A दे रखी है। तो बता यार, A और B के अक्रॉस अगर मैं बैटरी लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन को कितनी लंबाई ट्रेवल करना पड़ेगी।
ए और बी के अक्रॉस टर्मिनल, तो ए और बी नाम है ना कैपिटल वाले, तो कितना चलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को? 4a चलना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को कितनी लंबाई ट्रेवल करना पड़ेगी? 4a। कितने क्रॉस सेक्शन के इलेक्ट्रॉन एक साथ इस काम को करेंगे? ए और बी के अक्रॉस अगर हमने बैटरी लगाई है तो कितने क्रॉस सेक्शन एरिया के इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू करेंगे? वो एरिया क्या होगा? अच्छा, एरिया का फॉर्मूला बताना है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ। तो जब ए और बी के अक्रॉस बैटरी लगाओगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ये। तो बताओ इसका एरिया कितना है? ए इंटू 2a। यस, ए इंटू 2a। क्या इधर से इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ, या ए में नेगेटिव है तो वहां से यहां ट्रेवल करेंगे? तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? जहां ट्रेवलिंग चल रही है उसके परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया। तो ये एरिया कितना होगा? लंबाई इंटू 2a इंटू ए। ये समझे? अगर हम ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं कि नहीं? तो यहां से सारे इलेक्ट्रॉन यहां की तरफ भागेंगे। तो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? 2a इंटू, हाँ ए इंटू 2a। लेंथ इंटू विड्थ होता है कि नहीं? तो a इंटू 2a लेंगे, a इंटू 2a। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी? चलो, तो अगर मैं a और b के अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछूं आर ए बी, तो आर ए बी क्या होगा? मटेरियल का रो, लेंथ 4a अपॉन एरिया कितना? 2a इंटू ए। चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। मुझे बताओ सी और डी के अक्रॉस आर क्या होगा? ई और एफ के अक्रॉस। लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ। और मैं मदद करूं। बताओ सी और डी के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे, सी और डी के क्रॉस बैटरी लगाएंगे तो कितनी लंबाई इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगी? ए चलना पड़ेगी। कितने एरिया के इलेक्ट्रॉन एक साथ चलेंगे? ये एरिया होगा कितना? लिखना है, ईएफ लिखना है अपने मन से। आर सी डी हो गया रो, लेंथ बताएं ए, और एरिया कितना? 4a इंटू 2a। आर ई एफ कितने लोगों ने लिख लिया है? एक तो लिखो यार, इसमें क्या बताऊं मैं? ई और एफ और एरिया, हाँ ठीक है, सही है। लेंथ तो इतनी होगी। एरिया कितना? एरिया सही नहीं है, अभी और सोचें। बताओ। अच्छा, अगर ई और एफ के बीच में बैटरी लगाई जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को 2a लंबाई ट्रेवल करना पड़ेगी। ऑब्वियसली ये 2a लंबाई ट्रेवल करना पड़ेगी, है ना? तो R इक्वल टू हो गया रो इंटू 2a अपॉन एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। ये ए लंबाई है ना, तो लेंथ इंटू विड्थ पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये वो फेस है, इस फेस पे पोटेंशियल दिया गया ना,
तो जब मैं लिख रहा हूं ई और एफ के बीच में, तो इस पूरी फेस में पोटेंशियल दिया गया है। ये केवल ऐसे टर्मिनल दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इस पूरी फेस पे पोटेंशियल दिया गया है। तो इस पूरे फेस के इलेक्ट्रॉन यहां से वहां की तरफ भागेंगे कि नहीं? कितने एरिया? 4a इंटू ये एरिया कितना है भाई बताओ जरा? 4a लंबाई और a चौड़ाई, तो कितना हो गया? 4a इंटू ए। कोई दिक्कत है? ये आंसर आया है 2 रो बाई ए। ये आंसर आ रहा है रो बाई 8a। ये आंसर आ रहा है रो बाई 2 रो बाई सॉरी रो बाई 2a। मुझे बताओ सबसे ज्यादा आर किसका आया है? सबसे ज्यादा आर किसका आया है? बेटा नीचे वाली चीज ज्यादा होने से आर ए बी सबसे ज्यादा है, उससे कम क्या है? आर ई एफ। और सबसे कम कौन सा है? ये कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन यही इसी के दिए जाएंगे। तो अभी मैंने एक ज्योमेट्रिकल शेप ये दिखाया था, अभी ज्योमेट्रिकल शेप कुछ बदल गया है। ओके, सोचा यार ऐसा एक हॉलो सिलेंडर है, यहां मटेरियल गायब है और इसके बाहर मटेरियल यहां तक है, ठीक है। ये मटेरियल है इतने में, ठीक है। इनर रेडियस जो हॉलो पार्ट है उसका रेडियस स्मॉल r1 है और बड़ा वाले का रेडियस r2 है, ये रेडियस है। तो हमें बताना है रेजिस्टेंस, ये ए फेस है और ये बी फेस है। जब मैं कहता हूं ए फेस तो ऐसे सोचा करो कि बैटरी का एक पूरी प्लेट यहां चिपका दी गई है जो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी है, और एक पूरी प्लेट यहां चिपका दी गई जो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी है। ये एल लेंथ का सिलेंडर है, रो की रेजिस्टिविटी है इस मटेरियल की। तो बता रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी क्या होगा? रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा? तो मैं थोड़ी सी मदद करता हूं, R बराबर होगा रो L बाई ए। तो बस L A सोचना है और मदद करता हूं, L की जगह L, एरिया तुम्हें लिखना है। किस चीज का फॉर्मूला है? तो एरिया क्या होता है? वो एरिया जहां के इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो वो एरिया कितना होगा? ये जो शेडेड एरिया है ये निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? क्या हम लोगों ने हॉलो ये
ऐसी डिस्क मिले, ऐसी डिस्क जिसमें इतना पोर्शन कटेड हो, बस इतने का एरिया निकालना हो। तो कभी कोई कटेड डिस्क के फॉर्मूला पढ़ा है? 2πr सरकमफेरेंस की लंबाई होती है। लंबाई अलग चीज है, एरिया अलग चीज है। इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस r2 है। तो मैं इस शेडेड पोर्शन का एरिया जानना चाहता हूं, कैसे निकालोगे? कभी कोई फॉर्मूला? क्या हमारे पास ऐसे कटेड पोर्शन का फॉर्मूला सीधे है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले पूरा एरिया निकालो। पाई ब्रैकेट में क्या? r2 स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर नहीं, ये क्लियर करें। हमारे पास डिस्क का एरिया निकालना है, तो सोचो ये डिस्क पूरी रही होती तो पाई r2 स्क्वायर होता, और जो पोर्शन हटा दिया उसका एरिया हटा दो, पाई r1 स्क्वायर हटा दो, तो ये आएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। होल स्क्वायर करके कोई फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो समझ जाते हैं पाई r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये क्या बन गया? पाई r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर, ये उसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसमें और भी स्ट्रक्चर हैं जो फैशन में नहीं चल रहे हैं, कम से कम नीट के फैशन में नहीं है, इसलिए वो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने हटा दिए हैं। कुछ के मैं फॉर्मूले बताऊंगा तो सीधे सीधे रटना होंगे। हटा दे भाई। एक वायर है, रो की रेजिस्टिविटी, एल की लेंथ का ये वायर है। इधर मत देखें, बस वायर देखें। एल का लेंथ है, रो की रेजिस्टिविटी है। इसके जैसा एक और वायर लाए और बगल में उसको सटा के रख दिया, तो ऐड टू मेक डबल लेंथ, यानी एक वायर आया, ऐड किया और वो डबल लेंथ का हो गया। तो पहले वाला रेजिस्टेंस अगर R था तो नया वाला R क्या हो जाएगा? नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहले वाले का रेजिस्टेंस R था तो नए वाले का क्या हो जाएगा? लॉजिक? R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, तो एरिया वही रहा, रो वही रहा, लेंथ क्या हो गया? डबल, तो R भी बिल्कुल सही लॉजिक है। तो इसका नया वाला R जो होगा वो डबल हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं, ये R रेजिस्टेंस L लेंथ का वायर था, कुछ इसका एरिया था, है ना? एड इट टू मेक इट डबल, अ रजिस्टर एडेड टू मेक इट डबल लेंथ वायर। तो बता, अगर मैंने इसके साथ एक और वायर ऐड कर दिया है तो लेंथ क्या हो गया? डबल। क्या एरिया वही रहा, रो वही रहा, है ना? सिमिलर रजिस्टर एडेड टू मेक इट डबल लेंथ वायर। तो बता, नया आर क्या हो गया? रो, नई लेंथ, पुराना एरिया। तो क्या रो एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? पुराना वाला है, तो क्या रो एल बाई ए को हम क्या लिख सकते हैं? पुराना वाला आर। तो ये कितना हो गया? नया वाला आर पुराने वाले का डबल हो गया। बहुत क्लियर करके चलना कि अभी मैंने लेंथ डबल करी है, अगर n टाइम्स कर दूं तो n टाइम्स में कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं, a wire is stretched to make it double length। यार एक वायर को स्ट्रेच कहा जाए, या कभी कभी कहा जाता है कि उसी मटेरियल को रिकास्ट कर दिया गया, मतलब उसको पिघला के नया वायर बना दिया गया। पहले इतना था और अब कितना कर दिया गया है? इतना, डबल लेंथ का। तो क्या बता रहे, इसी मटेरियल से अगर डबल लेंथ का वायर बनाया गया है तो कोई नया वायर लाके ऐड नहीं किया है,
उसी वायर को खींच के लंबा कर दिया है या उसको पिघला के नया वायर बना दिया गया है, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। तब इसका नया आर क्या होगा ये पूछा है, न्यू रेजिस्टेंस बताना है, आर प्राइम हमें बताना है। जनता बताए तो क्या नया रेजिस्टेंस होगा, रो नई लेंथ नया एरिया, तो क्या नया एरिया पहले जितना रह जाएगा, हाफ हो जाएगा। लॉजिक है वॉल्यूम कंजर्वेशन। क्या वी इनिशियल बराबर वी फाइनल होगा, पहले एरिया ए लेंथ एल था, अभी लेंथ डबल हो गया तो नया एरिया क्या ए बाई 2 हो जाएगा, नया एरिया क्या हो गया ए बाई 2, तो नया आर हो गया, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा 4r। क्या बनता, जनता समझ पा रही है यार। अब दो फैक्टर हो गए, पिछली बार हमने ला के नया वायर जोड़ा था, इस बार उसी वायर को खींच के लंबा किया है। अब बताओ अच्छा मुझे, फाइंड आर प्राइम इफ लेंथ इज स्ट्रेच्ड, लेंथ इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स, बता इस बार को खींच के n टाइम्स लंबा कर दिया गया है, यानी अब ये n टाइम्स l लेंथ हो गई है, तो नया r क्या होगा, क्या नया r होगा, नया लेंथ और नया एरिया, सीधी सी बात है यार, जब डबल हुआ था तो क्या ये n ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा n स्क्वायर रो एल बाई ए, यानी कितना n स्क्वायर टाइम्स पुराना वाला r। क्या ये आंसर अगर हमें याद रहता है तो हम डबल ट्रिपल सब समझ सकते हैं। देखो जरा, पिछली बार n डबल किया था तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, ट्रिपल कर दें तो क्या हो जाएगा 9r, ये बातें हम समझ सकते हैं। नोट कर लिया है। कुछ बातें मैं सीधे बता रहा हूं क्योंकि कैपेसिटर में हम इस तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब यहां पे मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। कुछ वायर इस तरह से कनेक्टेड हैं कि बैटरी से जाने वाली, यहां बैटरी फंसी है दिख नहीं रही है, बैकग्राउंड गड़बड़ है इसका। बदल नहीं रहा है, चलो तुम्हें दिख रहा है ना, बैटरी लगी है।
बैटरी लगी होगी तो यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव से, और करंट हमेशा निगेटिव ढूंढता हुआ, करंट क्या होता है, चार्ज का फ्लो, तो पॉजिटिव से चलेगा निगेटिव तक जाएगा। बैटरी तभी चार्ज सप्लाई देती है जब सर्किट पूरा होता है, अगर यहाँ से कट कर दें तो सप्लाई नहीं होगी, है ना। बैटरी के एक एंड से जाता है करंट तो दूसरे एंड से तुरंत तुरंत वापस आता है। अगर कहीं भी सर्किट बीच में कटा होगा तो ना करंट जाएगा ना आएगा। तो ये करंट जाएगा तो क्या तीनों रजिस्टर से सेम जाएगा। तो करंट अगर सबसे होके जाने वाला सेम होता है तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज, है ना। एक हायर एंड है एक लोअर एंड है और करंट सब में सेम है। एक हायर मोस्ट है एक लोअर मोस्ट है, तीन में कॉमन पोटेंशियल है हाई और दूसरे एंड पे कॉमन लो, एक एंड कॉमन हाई एक एंड कॉमन लो, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो रजिस्टर में आर इफेक्टिव क्या होता है सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस, अगर एन रजिस्टर हो गए तो कितना हो जाएगा NR। पैरेलल में 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, है ना। तो अगर RR के एक जैसे हो गए तो R/N। दो रजिस्टर का इफेक्टिव R1 R2 अलग अलग है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। बिल्कुल कैपेसिटर जैसी कहानी है, नहीं कर सकते। जब भी हमें ढूंढना हो कि कहां से शुरू करना है तो सबसे पहले स्पष्ट सीरीज या पैरेलल ढूंढेंगे। बताओ ये 3 और ये 3 आपस में किसमें है, ये प्लस है ये माइनस है, पहले तो क्लियर करो किसके किसके बीच में। तो बताओ ये 3 और 3 आपस में किसमें है, सीरीज में, हाथ उठाएं। पैरेलल में हाथ उठाएं, नन हाथ उठाएं। क्यों, दो एंड कॉमन लो हैं मगर एक एंड कॉमन हाई, बीच में क्या आ गया रजिस्टर, तो कहां से शुरू करें। क्यों, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पे करंट यहां से चलेगा यहां डिवाइड होगा, यहां चलेगा यहां डिवाइड होगा, यहां से चलेगा पूरा लौट के आएगा, यानी दोनों ब्रांच में जाएगा कि नहीं। तो स्पष्ट सीरीज कौन सा है, तो 4 और 2 रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, फिर 6 और 3 पैरेलल, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 वो आता है 2। तो ये पूरा रिड्यूस करके क्या आएगा 2। बताओ ये 2 और बगल में 4 6, फिर 6 और 3 फिर 2 2 और 4, समझ गए यार, ऐसी बातें कैपेसिटर में हो गई। यहां अगर मैं कहूं कि ये हायर मोस्ट है तो यहां 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 सब जगह करंट भागेगा और निगेटिव ढूंढता हुआ चलेगा, नहीं यहां से निगेटिव का रास्ता है, यहां से होता हुआ निगेटिव का रास्ता है, वापस पॉजिटिव में नहीं आता, यहां से निगेटिव। बताओ यार स्पष्ट तौर पे कुछ नजर आ रहा है जहां से हमें शुरू करना चाहिए, कौन कौन, क्या ये 3 स्पष्ट तौर पे यहीं से शुरू करना चाहिए। क्यों, करंट पॉजिटिव से चलेगा तो नेगेटिव ढूंढता हुआ जाएगा, तो 3 और 3 फिर 6 और 6 पैरेलल आ जाएंगे, 6 और 6 3, फिर 3 और 3 फिर 6 और 6 3, फिर 3 और 3 फिर 6 और 6 फिर उसके साथ 6, ये पूरा इतना और ये 3, ये पूरा 3 और ये 3 आपस में पैरेलल में होगा। तो पता है उस कितना आया था पिछली बार 6 आया था, तो 6 और 3 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा बताया हूं इसलिए कि तुम्हें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जा सके, इस पे हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। होमवर्क में कलर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस हटा देते हैं, 21 से लगा के 24 तक कलर कोडिंग है, 21 से 24 नहीं करना है, इसके बाद 27 नहीं करना है, कलर कोडिंग का है, ठीक है। 30 तक के सारे क्वेश्चंस करना है, देन इसके बाद 31 से लेके 45 तक के सारे ट्राई कर सकते हैं, हालांकि एंड वाले होंगे नहीं। 31 से 45 क्या है, 45 नंबर नहीं है कहीं, 44 तक कर लो, 45 है ही नहीं ना, हाँ है तो 44 के ऑप्शन ये हैं, इधर लाइन खींच दो, इधर लाइन खींच दो, रुको
इधर लाइन खींचो पहले, सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। इधर लाइन खींच दो, ये टॉपिक क्लोज्ड है। हाँ ये लाइन ऐसे खींच दो, अब तुम्हें दिख जाएगा सब। तो ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम किसका है? 50वें का मैंने लाइन खींचने को बोला, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। यहां तक टॉपिक क्लोज है। ये ऑप्शन किसके हैं? अंदाजा लगाओ। हाँ 50 के तो ये नहीं, ये 44 नंबर है, 44 नंबर उसके ऑप्शन है। हाँ ये है, उसका डायग्राम ये है, उसका ऑप्शन इधर है। वो एक ही है ना भाई, यहां से टॉपिक क्लोज हुआ है। फिर 45 ये है, उसके ऑप्शन ये है। 50 ये है, फिर अगले यहां से 51।